तो बच्चों आइए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर। और मैं आपको बता दूं, इस बार जो सीबीएसई ने आपका नया क्यूरिकुलम दिया है 2025-26 बोर्ड एग्जाम्स का, उसी सिलेबस के ओरिएंटेड मैं सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूंगा। और आप अभी 9th क्लास पढ़ के आए हैं, तो 9th में उतना सीरियस नहीं थे, आप 10th क्लास में आ चुके हो तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अपियर करेंगे। और बोर्ड एग्जाम्स आपको पता है किस तरीके से होते हैं। आपके एग्जाम्स भी दूसरे स्कूल में सेंटर जाता है, फिर आपकी कॉपियाँ कहीं भी चेक होने के लिए जाती हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो बन करके आता है। और आपकी लाइफ का ये फर्स्ट स्टेप होता है, जिसके बाद आप गूगल पर देखने को मिलते हैं, यानी आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आपका बन जाता है। तो ध्यान रखिए, इस 10th क्लास को आप सीरियस ले लीजिए और सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए। और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, सारा सिलेबस आपको सीरीज वाइज डिस्कस करूंगा। और मेरा टारगेट है कि जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का, जो बच्चे अभी 2 मंथ्स के छुट्टियों में रहते हैं, जैसे कि बोर्डिंग स्कूल्स वाले बच्चे हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, मिलिट्री हो गया, आरआईएमसी हो गया, ये सारे जो स्कूल्स के बच्चे हैं ये बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे इनकी 2 महीने की जो छुट्टियां होती हैं उनका यूटिलाइज प्रॉपर घर पे रह के नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के हिसाब से मैंने ये पूरा सिलेबस जो है डिजाइन किया है, और सीबीएसई के क्यूरिकुलम के बेस पर। तो इसमें क्या होने वाला है, मैं इस कोर्स को मई और जून की जो छुट्टियां हैं आपकी, उस महीने में आपको इसको कवर कराने वाला हूं। तो लगभग 56 to 58 डेज में आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। रेगुलर आप इस सिलेबस को पढ़ते रहिए, और उसके बाद आप जब स्कूल में वापस जाएंगे जुलाई के महीने में, तो आप अपने आप में बेस्ट फील करेंगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरा पढ़ के जा रहे हो। करेक्ट। तो मेनली ये जो बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये सिलेबस ओरिएंट किया है, पूरा अच्छे से डिजाइन किया है। और ध्यान रखिए, इसको सीरीज वाइज पढ़िएगा, जिस तरीके से मैं आपको सीरीज में प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। और आज हम रियल नंबर के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, रियल नंबर क्या होता है डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से हमको ये सारी चीजें समझनी है। और रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में कैसे समझते हैं पहले। देखो, 9th क्लास में भी आपने रियल नंबर पढ़ा था। वहाँ रियल नंबर के बारे में आपको बताया गया था कि रियल नंबर 2 टाइप्स का होता है, मतलब जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर एक साथ लिखे जाते हैं। मतलब रियल नंबर का मीनिंग क्या है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर्स का जो समूह है, ठीक है, ग्रुप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर में बात करें तो रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, तो ये भी आप 9th में डिस्कस कर चुके हो कि रेशनल नंबर जो होता है उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको पढ़ाया था। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर। अब आपने नंबर्स के जो टाइप्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, क्या क्या होते हैं नंबर्स आपके, तो आपने जो भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट आप पढ़ते हो क्या, नेचुरल नंबर आप पढ़ते हो। और ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक इनको आप लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है, और इसके बाद इसको भी आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। करेक्ट। और फिर आपके पास बचता है नंबर 3, इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो होल नंबर आपके पास है, इन होल नंबर्स के पीछे आप इनफाइनाइट नेगेटिव और ऐड कर दीजिए, मतलब इन्हीं सारे नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। दोनों का आप ग्रुप बना दीजिए, यानी कि जैसे -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड प्लस इन्फिनिट। तो माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक आपके नंबर्स का समूह बन जाता है। आप ध्यान से देखें तो जो होल नंबर्स थे आपके, 0 से लेके इन्फिनिट, उन्हीं सारे नंबर्स के आगे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया है, और दोनों को मैंने एक ही जगह कलेक्ट कर लिया है। और इस कलेक्शन को आप बोलते हैं क्या, इंटीजर। ध्यान दीजिए, ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप में कंप्लीट हैं।
किसी में पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, किसी में फ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये सारे नंबर्स आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसका लॉजिक समझ लीजिए क्यों। क्योंकि कोई भी नंबर किस तरीके से फॉर्म होता है, कैसे बनता है, तो आप एक चीज देखिए, आप उसी नंबर को 1 से डिवाइड करते जाइए, उस नंबर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारे नंबर्स को 1 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 1 से डिवाइड करने के बाद नंबर पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन आपको एक फॉर्म मिल जाती है, और वो फॉर्म क्या है? पी अपॉन क्यू। और जब पी अपॉन क्यू आपको नजर आता है, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, पता है 1 मार्क्स में किस तरीके से आता है? क्योंकि आपको 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर? क्या एवरी नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर होता है? यस, क्योंकि ये सारे ही नंबर किसकी कैटेगरी में आते हैं? रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो नहीं होगा, क्योंकि एवरी नंबर जो है आपका पी अपन क्यू की फॉर्म में तो बन सकता है रेशनल नंबर, बट जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, इनके अंदर कोई भी आपका डेसिमल का नंबर नहीं आ रहा है, कोई भी आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है, जबकि ये सारे नंबर जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डेसिमल है, ये सारे नंबर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ? तो मेरा कहने का मतलब है, रेशनल जो कैटेगरी है, इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको आपको फर्दर पूछा जाता है। कैसे? क्या एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर? देन यस। बट एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर? नॉट। क्योंकि रेशनल के अंदर तो ये आता है, बट रेशनल और क्या होता है? तो रेशनल के अंदर एक और नंबर आता है, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर जो है, वो दोनों के अंदर आता है। अभी इरेशनल मैंने बताया नहीं है, अभी इरेशनल के अंदर भी डेसिमल आता है। तो अभी डेसिमल के बारे में डिस्कस करूंगा, डेसिमल क्या होता है, ठीक है? तो पहले आपने समझे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब इन्हीं के अंदर और भी नंबर्स आपने पढ़े थे कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये सारे ही नंबर्स जो आप पढ़ते हो, ये किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर। क्लियर हुआ? अब एक चीज देखिए, आपसे पूछा जाए एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर? क्या एवरी होल नंबर आपका इंटीजर है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो होल नंबर्स हैं, सारे ही होल नंबर इंटीजर के अंदर लिखे हुए हैं। इसका मतलब हो गया यस, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। बट आपसे अगर ऐसे पूछा जाए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं? तो आप ध्यान से देखिए, नेगेटिव साइन वाले नंबर ये होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है? देन ये तीनों नंबर्स का आपसे कंपोजिशन पूछा जा सकता है। इवन, ऑड और कंपोजिट क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं। देखो, इवन और ऑड तो आप जानते हैं। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आपने देखा होगा 2n की फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर n क्या है? n एक होल नंबर है, ठीक है? n बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ 2n का? अगर होल नंबर यानी कि आप 0 रखते हो तो 0 निकल के आएगा, n की वैल्यू 1 रखते हो तो 2 निकल के आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 4 निकल के आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आ जाएगा, 5 रखोगे 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप होल नंबर्स इसकी जगह रखते जाइए और आपको इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं जीरो आपका ऑड या इवन नंबर में काउंट नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना, जीरो आपका इवन नंबर की कैटेगरी में काउंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है? देन आपका ऑड नंबर क्या होता है? तो देखो, ऑड नंबर का भी डेफिनेशन कुछ ऐसा ही है, 2n+1। 2n+1, यहाँ भी कंडीशन क्या है कि जो n है आपका, वो होल नंबर होता है, ठीक है? w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होल नंबर। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये w। अब यहाँ भी आप एन डब्ल्यू यानी होल नंबर बिलोंग कर रहा है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो फर्स्ट आप जीरो रखेंगे तो 2 × 0 0 +1 1, तो पहला नंबर 1 निकल के आएगा। देन आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, ये आपका 3 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 + 1 5 आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 + 1 7 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, एंड सो ऑन।
ये आपके ऑड और इवन नंबर हो गए। अब प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर क्या होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो देखो, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर के टेबल में नहीं आता, जो केवल खुद के टेबल में आता है। या आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर केवल वन और वो नंबर खुद होता है। इसके फैक्टर या तो वो खुद होता है या वन होता है, और वन तो हर किसी नंबर का फैक्टर है, इसलिए वन तो सबके साथ आता है। तो ऐसे कह लीजिए कि जिस नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, क्योंकि वन और वो नंबर तो खुद तो रहने वाला है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर को आप प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर मैंने आपका एग्जांपल लिया, मैंने लिखा टू, अब आप मुझे टू के फैक्टर बता दीजिए क्या है। तो टू के अगर फैक्टर आप लिखेंगे तो वन होता है और टू होता है। फैक्टर मतलब किस किस नंबर से ये डिविजिबल है, तो ये वन से होगा, टू से होगा। अब वन और टू दो ही आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। तो याद रखिए कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में आपका सबसे पहले आता है टू, और इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर क्या होता है? तो वो आपका टू होता है। करेक्ट। टू के बाद ऐसा थ्री होगा जो किसी के टेबल में नहीं आएगा। फोर तो टू के टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है, इसलिए वो नंबर जो किसी और के टेबल में आ जाता है वो कंपोजिट होता है, जैसे कि फोर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? फोर हो गया, ये भी ध्यान रखना। दोनों की केस में देखो तो स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट हो या प्राइम हो, दोनों ही इवन है, ये भी ध्यान रखना। वन मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है। देन टू हो गया, थ्री हो गया, इसमें आपका फाइव आ जाएगा। सिक्स टू के टेबल में आता है एंड थ्री के टेबल में आता है। वन और खुद को छोड़ के अगर किसी और नंबर के टेबल में आता है, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट बोलते हैं, यानी कि सिक्स आ गया। सेवन देखो तो वो खुद के में और वन के ही टेबल में आता है। एट देखो तो वन टू के में आता है, फोर के में भी आता है। नाइन देखो तो ये, सॉरी नाइन इधर नहीं आएगा, नाइन थ्री के टेबल में आता है, तो नाइन आपका कंपोजिट हो जाएगा और टेन आपका कंपोजिट हो जाएगा। बट इलेवन आपका किसी के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही आपका थर्टीन किसी के टेबल में नहीं आता है, ट्वेल्व आता है। उसके बाद फोर्टीन इधर आ जाएगा, फोर्टीन आपका टू के टेबल में आता है, सेवन के टेबल में आता है। फिफ्टीन आपका थ्री के टेबल में आता है, एंड सो ऑन। इधर थर्टीन के बाद डायरेक्ट सेवनटीन आता है, फिर नाइनटीन आता है, फिर ट्वेंटी थ्री आता है, एंड सो ऑन। और याद कर लीजिए कि हंड्रेड तक टोटल प्राइम नंबर आपके कितने होते हैं? अब टू हंड्रेड टोटल कितने होते हैं? टोटल आपके ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। 25 प्राइम्स होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको ये सारे नंबर समझ में आ गए, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट। कंपोजिट भी समझ में आ गए। पूछा जाता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो याद रखना फोर बताना है, स्मॉलेस्ट टू आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम इरेशनल नंबर की, तो ध्यान से समझना, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो आप इसमें सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? जैसे रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, एंड सो ऑन, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ऐसे नंबर को आप इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। एंड एक आपका नंबर होता है पाई। एक पाई होता है जिसकी वैल्यू आप 22/7 पढ़ते हैं, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको हमने क्या किया है? एज्यूम किया है, यानी कि लगभग कंसिडर किया है, वो वैल्यू 22/7 है। बट पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स नहीं है, क्योंकि 22/7 एक रेशनल नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में देखने को मिलेगा। 22/7 ये देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मिल गया, इसलिए ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर है। बट पाई जो है वो किसकी कैटेगरी में आती है? रेशनल नंबर की कैटेगरी में। क्लियर हुआ ये सब? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी में, अभी मैंने आपको रेशनल समझाया, इरेशनल समझाया, ठीक है, दोनों समझ में आ गए। लेकिन इसमें मैं एक डेसिमल वाला कंसेप्ट और बता रहा था कि कोई डेसिमल नंबर भी होता है। एक्चुअली ये डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जब आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, तो डिवाइड आपका दो तरीके से होता है, या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या वो डिवाइड रिमाइंडर में की फॉर्म में आता है। तो इस डेसिमल को हम टू टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला होता है टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटेड।
नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। तो ये हमारे पास डेसिमल के 2 टाइप्स हो गए। तो जो डेसिमल आपका टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जो डेसिमल आपका पूरी तरह डिविजिबल है कोई नंबर, जैसे मैंने डिवाइड किया 4 को डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया मैंने 10 को, 4 से डिवाइड किया मैंने 10 को, तो 4 टू जा 8, फिर आपका रिमाइंडर आया 2, मैंने डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लग जाता है, 4 5 जा 20, अब आपका रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब जो 10 है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है ये आपका कैसा आ रहा है, टर्मिनेटेड है, मतलब ये खत्म हो गया, इससे आगे ये डेसिमल नहीं जा रहा है, और ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद है। क्लियर, समझ में आया? ऐसे नंबर को टर्मिनेटेड डेसिमल बोलते हैं। और भी आप कोई भी डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 5 का डिवाइड 22 में करके देख लीजिए, तो 5 4 जा 20, देन आपका 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ऐसे नंबर जो हैं आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटेड डेसिमल होते हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटेड क्या होता है। देखो, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल की बात करें, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉन टर्मिनेटेड होता है, बट रिपीटेड, रिपीटेड, या इसको कहीं कहीं रिकरिंग भी बोलते हैं। यानी कि नॉन टर्मिनेटेड भी होता है और उसमें कोई ना कोई डिजिट आपका रिपीट करता है। जैसे मैंने डेसिमल का फॉर्म 2.133333, इसमें क्या रिपीट कर रहा है आपका 3, तो आप इसको 2.13 के ऊपर बार लिख सकते हैं। बार का मतलब है बार बार वो नंबर आपका रिपीट हो। ठीक है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटेड भी है, लेकिन ये रिकरिंग है, यानी कि रिपीट कर रहा है। और रिपीट क्या कर रहा है आपका, 3 रिपीट कर रहा है। आप इसमें डिवाइड देके देखेंगे, तो अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं 10 को, तो देखो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, डेसिमल आया 0 आया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लग गया, 3 3 जा 9, देखो रिमाइंडर वही आता जा रहा है। इट मीन्स आपका जो है वो आंसर 3.3333 एंड सो ऑन, और इसको आप लिखोगे 3.3 के ऊपर बार। ऐसे नंबर आपके क्या हैं, ये नॉन टर्मिनेटेड भी हैं और रिपीटेड भी हैं। तो ऐसे नंबर को हम, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर आपकी समझ में आए, एक तो नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड, और एक है आपका टर्मिनेटेड। इन दोनों नंबर्स को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, और वो कैटेगरी क्या है आपकी, रेशनल। ये भी रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्योंकि आपसे रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा तो दिक्कत आएगी, नहीं तो आपको ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। सेकंड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग में, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटेड है एंड नॉन रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटेड भी है और नॉन रिपीटेड है, या इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग भी बोल देते हैं। अब ऐसा नंबर जिसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है वो, और उसके बाद जो डिजिट है वो रिपीट भी नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 2.149374567 एंड सो ऑन, ये इसी तरीके से नंबर चलता ही चला जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिकरिंग। और ये नंबर एक स्पेशल नंबर बन गया, और ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये आता है इरेशनल नंबर की कैटेगरी। मतलब आप नंबर के रिपीटिशन को देख करके आप बता सकते हैं कि ये इरेशनल है या आपका रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका डेसिमल नंबर, और इससे पहले आपको बताया रेशनल और रिलेशनल दोनों क्या होते हैं। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर जो मैं आपको समझाने वाला था, कि एक्चुअल में ये रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को दोनों को मिला करके बनता है। क्लियर हुआ? और मैंने अभी आपको रेशनल भी समझा दिया, रेशनल क्या होता है, और आपको मैंने इरेशनल की भी बताया, और इरेशनल और के बाद दोनों डेसिमल फॉर्म भी बता दी कि डेसिमल कैसे आता है। क्लियर हुआ? तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये इरेशनल है या रेशनल है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा, और वहां लिख करके आएगा इस तरीके से 2.397
और 9 7 के ऊपर इस तरीके से लगा दिया जाएगा बार, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिस नंबर इज रेशनल या इरेशनल, या यानी कि रेशनल है या इरेशनल है, या नन ऑफ दीज है, या बोथ है। तो आपको क्या बताना है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटेड है बट रिपीटेड है, और रिपीट इसमें क्या कर रहा है, 9 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर को आप किसकी कैटेगरी में रखोगे, ऐसे नंबर को आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखोगे। कभी कभी आपको रेशनल इरेशनल में से कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता और पूछा जाता है ऑड है, इवन है, प्राइम है, कंपोजिट है, या आपसे लिखा जाएगा एक रियल नंबर है। और ये रियल के अंदर आता है क्योंकि मैंने अभी जो आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, सब कुछ रियल नंबर के अंदर चल रहा है। रेशनल हो इरेशनल हो सारे नंबर रियल के अंदर आते हैं। तो आपको रियल रियल नंबर समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ता हूँ, इसका डेसिमल फॉर्म भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम रियल नंबर में जो मेन पॉइंट है आपका जो स्टार्ट होता है क्लास 10th में, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि अभी मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताए। कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताए थे, जिस नंबर के उस नंबर के और वन के अलावा और फैक्टर्स हो जाते हैं, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं, तो आप अर्थमेटिक यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझेंगे तो क्या है, एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, प्राइम्स या प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं। और ये जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, these prime factors are unique, these prime factors are unique। दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर डजेंट मैटर। ऑर्डर जो है आपका, यानी कि जो प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑर्डर कैन बी वेरी, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर होता है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर कैन बी वेरी, ऑर्डर आपका अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब क्या होगा, मैं आपके लिए कोई एक कंपोजिट नंबर लिख लेता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ही बताइए मुझे पहले क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपका क्या है, वो 4 है। और इस 4 नंबर को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँगा। तो आप ध्यान से देखिए, 4 को हम 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जो 2 है वो क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं, आप पहले ये बताइए। तो आपको पहले ही पढ़ाया मैंने, तो जो 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। चलो 4 की जगह आप 6 ले लीजिए, तो इसको भी आप 2 इंटू 3 लिखेंगे। अब आप 2 इंटू 3 लिख दीजिए या 3 इंटू 2 लिख दीजिए, डजेंट मैटर। मैंने इसीलिए बोल दिया ऑर्डर कैन बी वेरी, ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही आप 10 को लिख देंगे 2 इंटू 5। तो ये सारे जो कंपोजिट नंबर हैं आप ध्यान से देखिए, तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ही नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हमेशा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, कोई भी आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एनी नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स या प्राइम फैक्टर्स, और दिस प्राइम नंबर्स आर यूनिक। जो नंबर्स हैं दिस नंबर्स आर यूनिक, प्राइम जो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे, मतलब 2 और 2, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा, ये यूनिक है। ये 2 और 2 यूनिक होंगे दोनों, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, ये कंडीशन है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। और इसी बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज आपको दी गई है क्लास 10th की, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है 1.1 आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर।
इससे पहले एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आप एलसीएम एंड एचसीएफ दो चीजें कैलकुलेट करते हो, तो उनमें भी आप किसका यूज करते हो? प्राइम फैक्टर्स का। किसी भी नंबर को आप पहले उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, उसके बाद एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कहने का ये हुआ, तो जो नंबर आपको दिए जाएंगे उन सारे नंबर्स का एक कॉमन मल्टीपल देखा जाता है और वो सबसे छोटा होना चाहिए, उसी को हम आप क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। बट एचसीएफ क्या होता है? ये हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब जैसे दो नंबर हैं, ये 6 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा नंबर ओनली 2 है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 के फैक्टर्स के बीच में कॉमन आ रहा है, तो इस 4 और 6 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है, और वो फैक्टर होना चाहिए। यहाँ फैक्टर नहीं है, यहाँ पर क्या है? मल्टीपल है, ये ध्यान रखना। मल्टीपल क्या होता है? अगर 4 और 6 का एलसीएम आपसे पूछा जाए तो ध्यान से देखो, हाईएस्ट भी होना चाहिए, सॉरी लोवेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल कॉमन 2 मिल रहा है, ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन है, ये 3 है। तो जो आपका कॉमन मिल रहा है, डबल टाइम मिल रहा है, तो उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। मतलब ये वाला 2 हो गया, एक ये वाला 2 हो गया, लीस्ट कॉमन होना चाहिए, ये वाला 2 हो गया, और ये वाला 3 हो गया। और इसका फाइनली 2 3 जा 6 2 जा 12, एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको बता दिए। अब आपको एक चीज और बतानी थी कि किसी भी नंबर का एलसीएम और मल्टीप्लाई कर दो उसके एचसीएफ से, तो जो आंसर आता है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो आपका आंसर आएगा वो उन दोनों नंबर्स का जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों वैल्यू क्या है? देखो एलसीएम कितना आया आपका 12, एचसीएफ आपका कितना आया 2। दोनों नंबर्स क्या थे चेक करिए, तो 4 था और 6 था। दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, इधर 24 आ रहा है, इधर भी आपका 24 आ रहा है। फाइनली आपके पास क्या निकल के आया? 24 24। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई वो इक्वल होता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है आपको बता देता हूँ कि एलसीएम आपको दो नंबर का दिया जाएगा और एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें आप उसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं एक्सरसाइज की तरफ। तो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता दिया है। अभी आपसे पूछा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको फॉलो करना है। ये नंबर आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने हैं। जैसे 140 है, इसको मैं अगर प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो सबसे पहला नंबर प्राइम क्या होता है? 2 होता है। तो आप 2 से ट्राई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। फिर आपको चेक करना है क्या फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है? देन यस, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये 35 हो जाएगा। अब 35 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि पीछे आपका ऑड नंबर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? 35 किससे डिवाइड होगा वो चेक करेंगे। 2 के बाद 3 से चेक करेंगे क्योंकि 3 आपका प्राइम नंबर है। 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि 3 और 5 का सम जो है वो 8 हो रहा है, जो 8 आपके 3 की टेबल में नहीं आता है। फिर आप किससे चेक करेंगे? 5 से। और 5 से ये इसलिए अलग ही हमको दिख रहा है क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके पीछे या तो 0 होता है या उसके पीछे 5 होता है। तो 5 से ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। देन फिर 7 से आपका 1 टाइम्स। अब आपका जो 140 नंबर है, अब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। क्लियर समझ में आया? फर्स्ट। देन सेकेंड 156। 156 में फिर से वही करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से ही चेक करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप डिविजिबिलिटी रूल से जानते हैं क्योंकि आप 7th 8th में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आते हैं।
तो 2 7 जा 14, 1 बच गया और ये 16 हो गया, और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, ये 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब ये पीछे आपका ऑड नंबर आ गया, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 3 और 9 12 होता है जो आपके 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आ गया 13, और 13 आपका एक प्राइम नंबर होता है, मैंने पहले ही बताया, तो ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 13 से डायरेक्ट इस तरीके से डिवाइड होगा। अब आप 156 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्लियर हुआ। उसके बाद आपके पास नंबर आता है 3825। चेक करना है, देखो लास्ट में आपका डिजिट क्या है, 5 है, तो 2 से डिविजिबल होने वाला नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है। तो आप चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो 3 और 8 कितना होगा, 11, 11 और 2 कितना होगा, 13, 13 और 5 आपका 18, और 18 आपके 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15। फिर से 3 से हो रहा है क्या, चेक करते हैं, तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। देन 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये फिर से हो रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 आपके 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब अब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपका 5 से आ गया। 5 से इसलिए हो जाएगा क्योंकि पीछे आपका 5 है, तो 5 8 जा 40, 2 बच गया ये 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 3 बच गया 35, और 5 7 जा 35। अब 17 आपने अभी क्या पढ़ा था, एक प्राइम नंबर है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट 17 से डिवाइड करो। अब आप क्या लिखोगे, 3825, 3 इंटू ये आपका प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5005। देखिए जरा, 5 और 5 10 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल तो होने वाला है नहीं, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे। 1001। अब इसको चेक करिए जरा, किससे डिवाइड हो रहा है ये, 1001 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 1 जा 7, 3 और 30 हो गया। हाँ 7 से देखिए जरा, 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया, और 21 हो गया, 7 3 जा 143 आ गया। अब जरा चेक करिए कि 143 किसी से डिविजिबल है क्या, 143 किसी के टेबल में आता है क्या। 143 आपके किसी के टेबल में आई थिंक नहीं आता है, एक बार और चेक कर लीजिए। 5 और 3 8, 9 के टेबल में नहीं आएगा। 11 का, 11 का देखिए जरा, है ना, 11 से चेक करिए, 11 बन जा 11, 3 बच गया 33, और 11 3 जा 33, इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो गया। 11 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। देन 13 आपका प्राइम है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो जो 5005 है, इसको आप लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट नंबर आपके पास बचता है 7429। चेक करेंगे इसको, 7 4 11 2 13, 13 और 9 22, इसका मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद आप बात करेंगे, 5 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से डिविजिबल हो सकता है क्या, 7 बन जा 7 7, तो ये देखो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 बन जा 7, 7 6 42, और लास्ट में 9 बचेगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद 9 से देखेंगे, तो 9 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा, जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके। उसके बाद बात करेंगे 11 से, तो 11 6 जा 66, और ये 8 बचेगा 82, 11 7 जा 77, और 5 बचेगा 59। देन ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। बात करेंगे आपका 13 से हो रहा है क्या, तो 13 से 13 4 जा 13 5 जा 65, 5 और 4 9 92, 13 7 जा 91, 1 बच गया 19, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 15 से चेक करना ही नहीं है, 16 से चेक नहीं करना है, 17 से चेक करना है। 17 4 जा कितना होता है, 68, बच गया आपका 6, 6 यानी 2 हो जाएगा, और 17 3 जा कितना होता है, 51, ये आपका 11 बच गया, और 109, तो 17 के टेबल में 109 आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब 17 से भी डिविजिबल नहीं है।
आई थिंक ये नंबर आपका 19 से भी डिविजिबल नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। 19, 19 टू जा 19 थ्री जा, 19 थ्री जा कितना होता है 57 होता है, और 19 फोर जा 76 होता है। तो 19 से भी ये नहीं होगा डिविजिबल। 17, 172। ओके ओके, 19 से ये डिविजिबल है। 19 थ्री जा 57, कितना बचेगा जरा चेक करिए कितना बच गया। 19 थ्री जा 57, 17 बच गया। 17 यानी कि 172 हो जाएगा, और 19 9 जा कितना होता है 171 होता है। 1 बच गया, 1 यानी 19, ये 19 बन गया 91, 391 आ गया। करेक्ट। अब हाँ 391 हो गया, देख लीजिए। 19 थ्री जा 57, और 57 तो 3 एंड 14 17, 172, 19 9 जा 171, और इसके बाद ये आपका 391 आ गया। देन 391 आपका किससे डिविजिबल होगा, इसको फिर से चेक करते हैं। 19 से तो नहीं होगा, 21 से, 21 18 नहीं होगा, 21 से भी, 23 से चेक करिए जरा। तो ये 17 से भी हो रहा है क्या, यस यस, हमसे मिस्टेक होगी भाई, 17 से भी डिविजिबल है। 17 टू जा 34, 5 बचेगा 1, 17 5 3 जा 51, और ये 23 से भी हो रहा है डिविजिबल। करेक्ट। तो आपके पास 7429 जो नंबर है वो आपका 19 17 इंटू 23, ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपका निकल के आ गया। करेक्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आपको वेरीफाई भी करना है कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। नंबर है आपके पास 26 एंड 91। तो देखो ये इंटीजर्स का कैसे निकालना है एलसीएम एचसीएफ, तो आप अपनी सिंपल जो विधि आप पढ़ते हो ना उससे निकाल दीजिए। 91 और 26 ऐसे ही तो निकालते हो। चलिए आप एक काम करिए, आपके लिए इजी हो जाएगा, आप इनके फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स। तो 26 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 13, और 91 को आप क्या लिखोगे, 7 इंटू 13। क्लियर हुआ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 13। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 13 हो जाएगा। अब एलसीएम देखना है हमको। तो एलसीएम एक तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो जो अभी आप यहाँ लिखा हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो उसी तरीके से निकालता हूँ मैं, नंबर्स का मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, 26 इंटू 91 डिवाइड बाई एचसीएफ यानी कि 13। इस तरीके से निकालेंगे तो 13 टू जा 26, और 2 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तो एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा इस नंबर। करेक्ट। सेकंड की बात, अच्छा इसको वेरीफाई करके भी देखना है तो आप क्या कर सकते हो कि 182 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे जो एचसीएफ है, और इधर आपका 26 इंटू 91 करेंगे। अच्छा इसमें दूसरा कंसेप्ट भी देख लीजिए, अगर इस फॉर्मूले से नहीं निकाल रहे हो, ये तो चलो एक तरीके से फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। एलसीएम निकालने का दूसरा कंसेप्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये 2 आएगा आपका, ये 13 आएगा आपका, ये 7 आएगा आपका। इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, तो 26 इंटू 7, वही आंसर आ रहा है आपका, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18, 182। अब ये आपका वेरीफाई भी हो गया और आंसर आपका 182 हो गया। करेक्ट। देन आपका नेक्स्ट है आपका 510 एंड 92। दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स इसके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू, इसको एक साइड में जाके कर लेते हैं, 510 का कितना आएगा प्राइम फैक्टर, 2 2 जा 4, 1 हो गया, 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से भी हो रहा है, 3 से कर सकते हो, 3 8 जा 24, 1 हो गया, 3 5 जा 15।
फिर 3 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। अब ये 5 से होगा तो 17 टाइम्स, और 17 से 1 टाइम्स। तो आप प्रोडक्ट लिखेंगे इसके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद आप 92 के लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 92 किसका हाफ हो जाएगा 46, फिर 2 से करेंगे तो 23 एंड देन 23। ये हो गया। अब अगर आपको एचसीएफ से, ये तो मैंने क्या बताया था, दोनों में कॉमन चेक करना है। हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए। देखो एक 2 है, उसके बाद कुछ भी आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी आपका कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा आपका 8 टाइम्स, ओके 6 टाइम्स, हाँ अभी आपका कॉमन आ रहा है ओनली 2, तो जो आपका एचसीएफ है वो हो जाएगा आपका 2। एलसीएम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखो एक कॉमन में से एक लेते हैं, बाकी सबको लिख देते हैं, 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका एलसीएम होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 टू जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12, 12 5 जा 60, ये एलसीएम क्या निकल के आएगा आपका 60 इंटू 23 इंटू 17। तो 6 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो ये आ जाएगा, और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ओके, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब एलसीएम ये आ गया, वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, दोनों नंबर्स को लिखेंगे। देखिए जरा, अभी अभी ये मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या निकल के आ रहा था, 11,730, और सॉरी 11,730 नहीं, 2 टाइम्स करेंगे 0 6 और 14। एक मिनट देख लेते हैं जरा, इसका एलसीएम ठीक आया क्या, 23 0 0, 23 टू जा 46 और 23, ये आपका आंसर आएगा 23,460। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है आपका 2, इक्वल टू आपका 510 इंटू 92, दोनों तरफ कितना आ जाएगा जरा चेक करते हैं, 0 2 9 6 एंड आपका 4, इधर कितना आ जाएगा जरा देखो मल्टीप्लाई करके, 92 0 और 90, एक मिनट 0 नहीं लिख पा रहा है रे, 0 0 91 टू जाइए 2, 92 5 जा 469, ओके ये आपका निकल के आया 46920, यानी आपका वेरीफाई भी हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये एक आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी दो मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया, आपको समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो अभी मैं मेथड लगा रहा था वही मेथड आपको अप्लाई करना है, और आपको क्या निकालना है, मैं आपको ये दो करा देता हूँ, एक ये और एक ये, उसके बाद आप खुद से करेंगे, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, 17 को फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो 1 इंटू 17 होगा। 23 को फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 इंटू 23 होगा। क्योंकि ये सारे ही नंबर्स क्या हैं, ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एचसीएफ होने वाला है वो आपका 1 होने वाला है, और एलसीएम जो होने वाला है आपका क्या होने वाला है, क्योंकि सारे नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है ये, 17 इंटू 23 इंटू 29 टू 29, कितना आ रहा है आपका ये निकल के, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें बात करते हैं, 8 को आप किस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू 2 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, और 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। तो तीनों में आपको कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो और आपको पता है 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 आपका कॉमन है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 1। एलसीएम की बात करेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 एंड 25,
कितना हो जाएगा ये 200 इंटू 9 यानी कि 800 आपका आंसर, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल के आ गए और यही आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन को भी आप देखना चाहें तो देख सकते हो। 12 को आप 2 इंटू 3 लिखेंगे, 15 को आप लिखेंगे 3 इंटू 5 लिखेंगे, और 21 को आप लिखेंगे 3 इंटू 7। देखो 3 3 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो तो 3 हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो 3 आपका 3 में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा। एलसीएम आपका निकालते हैं, बाकी सारे नंबर लिख दे जाएंगे। 2 इंटू 3 एक बार लिखना है बस। 5 इंटू 7 क्या आंसर आएगा आपका? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 4 2 0। ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। करेक्ट। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। देखो वही क्वेश्चन आपको दे दिया जो मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव टाइप से ये क्वेश्चन आएगा कि दो नंबर्स का HCF आपको 9 बताया गया है और फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो क्या है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि एलसीएम इनटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या करना है, एलसीएम आपको नहीं दिया, एचसीएफ आपको दिया है। एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपको दिया है 9, प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो 306 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आपका निकल के आएगा, 9 डिवाइड में जाएगा तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 बच गया 36, 9 4 जा 36। अब एलसीएम आपका देखो कितना निकल के आ रहा है, 34 इंटू 657। क्या आंसर आएगा आप चेक कर लीजिए जरा, मल्टीप्लाई करो तो 34 इंटू 657 कितना निकल के आएगा? 34 7 जा कितना निकल के आया आपका मल्टीप्लाई? ये आपका आंसर है इसका, ये एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? एच से आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। चेक वेदर 6 की पावर n, देखो ये 6 की पावर n है, ध्यान रखना इसको, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो 6 की पावर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है क्वेश्चन का। केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि 6 की पावर n लिखा गया है और आपसे पूछा है n की वैल्यू कुछ भी हो नेचुरल नंबर, क्या कभी भी ये नंबर 0 के साथ एंड करेगा? का लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा? चलिए हम सपोज करते हैं कि इसका लास्ट डिजिट 0 है। लास्ट डिजिट आपका क्या है? 0 है। सपोज किया हमने, लेट अगर ये 0 है तो 0 लास्ट में होने का मतलब क्या है? नंबर डिविजिबल बाई, लास्ट में अगर 0 आता है तो वो नंबर ऑलवेज आपका 5 से डिविजिबल होता है, ये ध्यान रखना। अब अगर ये नंबर 0 के साथ एंड होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से अगर डिविजिबल होगा तो जो नंबर है उसके नंबर के फैक्टर में आपके पास 5 होना चाहिए। जब तक फैक्टर में 5 नहीं होगा वो नंबर कैसे डिविजिबल हो जाएगा किसी भी? तो क्या करना है, 6 की पावर जो n है इसको आप कैसे लिखोगे? 2 इंटू 3 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 नंबर है इसके फैक्टर आपके पास केवल 2 और 3 है। 5 आपका फैक्टर इसमें नहीं है, और 5 आपका फैक्टर इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि अगर लास्ट में 0 आएगी तो वो नंबर 101% आपका 5 से डिविजिबल होगा। और 5 से डिविजिबल वो नंबर तभी होगा जब इसके फैक्टर में 5 आएगा, तो फैक्टर में तो 5 आ नहीं रहा है। इसका मतलब आप n की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, इसके नंबर के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। क्योंकि क्योंकि एक मिनट, क्योंकि आपके इस नंबर के फैक्टर के अंदर आपका 5 होना बहुत ज़रूरी है, और 5 नहीं है तो ये इसका डिविजिबल जो है वो नंबर नहीं हो पाएगा। इट मीन्स आप इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 6 की पावर 1 लिखेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 लिखेंगे तो 36 आएगा,
6 की पावर 3 लिखेंगे तो इसके बाद आपका 216 आएगा। 6 की पावर 4 लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 6 36, 3 6 9 एंड 6 12, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए जब ये पावर 4 हो जाती है ना, इसके बाद एक रूल बनता है जिसे बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं 6 की पावर 5 करूंगा इसके बाद, तो फिर से आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मैं 6 की पावर आपकी, यानी कि मैं केवल यूनिट डिजिट लिखता हूँ, ध्यान रखना 6 आएगा। 6 की पावर अगर मैं 6 करूंगा तो फिर से यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। तो कहने का मतलब कितनी भी पावर आप 6 की करते जाइए, लेकिन लास्ट का डिजिट आपका 6 ही रहने वाला है। तो मैं ये कंप्लीटली क्या कहने वाला हूँ कि जो नंबर है, मैंने बोला इफ दिस नंबर एंड विद जीरो, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, बट दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, एंड इन द फैक्टर्स, यानी 6 के जो फैक्टर्स हैं, देयर इज नो 5, यानी यहाँ पे 5 नहीं है इन द फैक्टर्स ऑफ 6। तो दिस नंबर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। जीरो के साथ कभी भी ये एंड नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो इसके बाद एक और है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ध्यान रखना ये इंटू है, ये प्लस है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, आर कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी नंबर किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको छोड़ के और 1 को छोड़ के, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ध्यान से अगर देखा जाए, ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस नंबर को मैं फिर से लिखता हूँ, 7 इंटू 11 इंटू 13, और यहाँ पर है प्लस 13। इसका मतलब ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, और इन दोनों को ऐड करके फाइनली कोई एक नंबर बन रहा है। अगर उस नंबर में से मुझे कोई एक नया फैक्टर मिल जाए देखने को, इसका मतलब वो नंबर उससे डिविजिबल होगा। फैक्टर का मीनिंग क्या है, कि फैक्टर से वो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखो तो मुझे 13 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। 13 आपका इधर भी है, 13 आपका इधर भी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 13 को कॉमन निकालूंगा, और ये बचेगा 7 इंटू 11, और प्लस यहाँ पे बचेगा 1। फाइनली आप एक चीज देख पा रहे हैं कि इस पूरे नंबर में से 13 कॉमन मिला, और 13 कॉमन मिला तो 13 इज ए फैक्टर ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसका फैक्टर है। और अगर 13 इसका फैक्टर है, तो इसके कितने फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस नंबर के, एक नंबर तो 1 हो गया, एक 13 हो गया, और भी हो सकते हैं, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मुझे केवल दो के अलावा तीसरा फैक्टर ढूंढना होता है किसी भी नंबर को कंपोजिट प्रूफ करने के लिए। बाकी का एक जो इसका आंसर निकल के आएगा, अब वो आंसर क्या आएगा जरा देखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का, तो 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78। 78 इंटू 13, ये भी एक नंबर आएगा निकल के। इसका मतलब इस नंबर के ये तीन फैक्टर्स हैं, तो दो से ज्यादा फैक्टर होने पर वो नंबर क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। इट मीन्स इट हैंस प्रूव दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट में भी आप यही देख सकते हो, क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 कॉमन मिलते ही आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 क्या है आपका, 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो 5 आपका क्या है, इसका फैक्टर है। और 5 अगर आपका फैक्टर है तो इसके तीन फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक 1, एक 5, और एक ये नंबर खुद। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये नंबर खुद होगा, इसका 5 होगा और एक 1 होगा। और जब दो से ज़्यादा फैक्टर आपके मिल जाते हैं, हेंस दिस नंबर इज ए
कंपोजिट नंबर। क्लियर? ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिए जरा सॉल्व करने का, पॉज करके वीडियो को। चलिए, आपने ट्राई किया, मैं आपको बताता हूँ। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। तो एक स्पोर्ट फील्ड है, मैं स्पोर्ट फील्ड आपका बना लेता हूँ, सर्कुलर बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक ये आपका एक सर्कल है, ए स्पोर्ट का फील्ड है, और यहाँ पर आपकी जो रनिंग है वो स्टार्ट कराई जाती है। ये कोई आपका ए पॉइंट है, ठीक है। अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ये स्पोर्ट्स का फील्ड है जो भी आपका इसमें दिख रहा है। अब इसमें मेन चीज आगे पढ़िए क्या है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। तो एक सोनिया नाम की लड़की है, आप में भी से भी कोई सोनिया होगी जो पढ़ रही होगी इस क्लास को, ठीक है। तो वो सोनिया क्या कर रही है, अभी तो पढ़ रही है लेकिन बाद में वो रनिंग करेगी, ठीक है। तो सोनिया यहाँ से यहाँ एक राउंड लगाती है, और राउंड लगाने में टोटल टाइम कितना लेती है वो? 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में सोनिया इसको पूरा राउंड कवर कर लेती है। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो एक रवि बंदा है, ये सोनिया हो गई, और एक आपका रवि है, ठीक है। ये भी दौड़ कर लेता है, भाग लेता है। तो इसका जो टोटल टाइम है वो कितना है? 12 मिनट्स। तो सही मायने में आप देखो तो दोनों में जो डिफरेंस है कितना है वो? 6 मिनट्स का डिफरेंस। यानी एक राउंड को पूरा करने में 6 मिनट का डिफरेंस है। मतलब यह है कि रवि सोनिया से 6 मिनट पहले उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है। अगर ये दोनों यहीं से रनिंग स्टार्ट करें तो रवि पहले पहुंच जाता है। उसके बाद बोला गया है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कहने का ये हुआ कि रवि और सोनिया दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, और दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन कब मिलेंगे, ये चीज आपको फाइंड आउट। तो देखो, एक तो लॉजिकल क्वेश्चन तो ये हुआ कि अगर रवि 6 मिनट जल्दी उससे राउंड कर लेता है, तो दूसरा राउंड करेगा तो उससे 12 मिनट आगे पहुंच गया वो, और तीसरा राउंड करेगा तो 18 मिनट आगे पहुंच गया, और 18 मिनट आगे पहुंच गया तो 18 ही मिनट उसको लगती हैं। तो कहने का मतलब 3 राउंड पूरा करने के बाद रवि उसी जगह पे पहुंच जाएगा जिसकी जगह पे वो सोनिया होगी, और स्टार्टिंग पॉइंट पे सोनिया का दूसरा राउंड पूरा हो रहा होगा, और रवि का तीसरा राउंड पूरा। इसका मतलब सोनिया को 2 राउंड चलने में कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। और इसको 3 राउंड चलने में कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? 36 मिनट्स। बट आपको ये लॉजिक न लगा करके आपको क्या लगाना है? आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है? टाइम का एलसीएम। तो आपको एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। क्या एलसीएम आएगा जरा देखिए। 18 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो, जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3। अब आपका एक 3 और एक 2 बच गया, तो 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है जरा? 2 3 जा 6, 6 से 3 जा 18, 18 2 जा 36। 36 मिनट आपका आंसर है। जो भी आपका एलसीएम आ रहा है वो आपका आंसर है। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है आज। इसके बाद आपका 1.2 सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू इसी तरीके से आप लेक्चर्स को फॉलो करते जाइए। मैं 56 से लेकर के 58 डेज में कंप्लीट आपका सिलेबस खत्म कराने वाला हूं। तो आप एक्टिव रहिए, ये डिपेंड करेगा आप पर कि आपकी कंटिन्यूटी मेरे साथ कितनी रहती है। ओके,
अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।